हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। दिस इज वरुण महाजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल का करंट अफेयर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमें फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जो है वो डिस्कस करने हैं। पहला आर्टिकल तो हमारा आ जाता है राजस्थान के बारे में। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि यहाँ पे तीन नए मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनको ओपन करने की जो है वो बात की गई थी, इस्टेब्लिशमेंट करने की बात की गई थी। उस टाइम बेसिकली एक प्रपोजल आया था। अब वो प्रपोजल जो है उसको राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने प्रपोजल को जो है उसको अप्रूवल जो है वो दे दिया है। तो अब ये देख सकते हो कि तीन नए मेडिकल कॉलेजेस जो है वो हमें खुलते हुए दिख सकते हैं। कहाँ पे? प्रतापगढ़, जलोड़ और राजसमंद। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तीन नए मेडिकल कॉलेजेस जो हैं जिनका प्रपोजल गया था राजस्थान की गवर्नमेंट के पास, और राजस्थान की गवर्नमेंट ने इस चीज़ का जो है वो अप्रूवल जो है वो दे दिया है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम यही बोलेंगे कि कुछ कमोडिटीज़ हैं या आइटम्स या प्रोडक्ट्स बोल सकते हो आप, जिनको जीआई टैग जो है वो दे दिया गया है। जैसे कि बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, फिर रामनगर का देखो भांटा, तो बेसिकली ये ब्रिंजल है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आदम चीनी राइस। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग जो है वो दे दिया गया। और एक चीज़ याद रखना, जीआई टैग जब भी दिया जाता है ये परमानेंटली नहीं दिया जाता, ये सिर्फ 10 साल के लिए दिया जाता है। फिर 10 साल के बाद अगर उसको आपने कंटिन्यूस पर्टिकुलर स्टेट ने करना है, अपने पास रखना है जीआई टैग को उस कमोडिटी के लिए, तो उसको फिर से जो है वो रिन्यू करवाया जाता है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये जो आप देखते हो कि जीआई टैग जो है वो हमेशा के लिए नहीं दिया जाता, ये 10 साल के लिए दिया जाता है। तो 10 साल के बाद उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। अच्छा, फिर हम बात करें यहाँ पे जीआई टैग जो है, ये जो चार कमोडिटीज या प्रोडक्ट्स को जो है वो दिया हुआ है, ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये पर्टिकुलर उस ओरिजिन की है, इसकी एक अपनी कुछ आइडेंटिटी है। तो उस आइडेंटिटी को जो है एक लोगों तक रिकॉग्निशन जो है पहुंचाया जाए, रिकॉग्नाइज लोगों के द्वारा जो है वो किया जाए। क्योंकि क्या होता है कि इसकी तरह डुप्लीकेट कोई चीज़ें जो है वो मार्केट में ना बेची जाए इतने दाम पे। इसकी ओरिजिनल एक इसकी अपनी कोई फीचर है, इसका ओरिजिनल एक अपनी पहचान है, जो कि आप कभी भी जो है मार्केट में जो है दूसरी जगह जो है इसी सेम चीज़ का जो कॉपी बना के जो है उसी दाम पे जो है वो ना बेचा जाए। ठीक है, ये आप जानते हो जीआई टैग के बारे में। तो बाकी यही है कि यहाँ पे ये बोला गया है कि कौन सी जगह से बिलोंग करती है, वाराणसी रीजन से ये बिलोंग करती हैं ये सारी आइटम्स। तो हम ये बोलेंगे अब तक हमारी काशी रीजन से कितने आइटम्स के प्रोडक्ट्स जो हो चुके हैं जिनको जीआई टैग जो है वो मिल चुका है। तो हम ये बोलेंगे कि 18 तो पहले थे, अब ये 4 और ऐड हो गए हैं। तो हम ये बोलेंगे टोटल कितने हो गए, 22 प्रोडक्ट्स हो गए जिनको जीआई टैग जो है वो मिल चुका है। फिर अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल केनिया के बारे में। तो केनिया क्यों न्यूज़ में आ चुका हुआ है? केनिया आपको पता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो उसकी एक कंट्री है। तो केनिया जो है हम ये देखें कि इसने लॉन्च कर लिया अपनी पहली ऑपरेशनल सैटेलाइट, जो कि 10 अप्रैल को जो है वो लॉन्च की गई थी। तो हम ये बोलेंगे कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, तो इसको लॉन्च किया गया है 10 अप्रैल 2023 को केनिया के द्वारा। तो उस सैटेलाइट का नाम क्या रखा गया है? नाम है ताइफा 1। और लॉन्च किस व्हीकल के थ्रू की गई, किस रॉकेट के थ्रू की गई? वो है जी स्पेस एक्स का, यही हम बोलेंगे फाल्कन 9, इसके थ्रू जो है लॉन्च की गई है। और इस सैटेलाइट का काम क्या होगा? काम इसका यही होगा कि इसके डाटा जो है वो प्रोवाइड करेगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड। और उसको डिज़ाइन और डेवलप किसके द्वारा किया गया? केनिया के इंजीनियर जो है उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया और डिज़ाइन किया गया। और अभी तक अगर हम देखें तो इजिप्ट हमारा जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का अकेला नेशन बन जाता है जिसने अभी सैटेलाइट जो है वो स्पेस पे जो है वो भेजी हुई है। लेकिन अब इजिप्ट के बाद हम ये बोलेंगे केनिया जो है वो सेकंड नेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखो, इजिप्ट ने कब भेजी थी? 1998 में भेजी थी। तो केनिया अब सेकंड नेशन बन जाता है जो कि सैटेलाइट जिसने भेजी है स्पेस में। तो अब हम ये देखेंगे कि 2018 में केनिया ने क्या किया था, अपनी पहली एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट जो है उसका एक्सपेरिमेंट किया था, जो हम बोल सकते हैं नैनो सैटेलाइट का जो एक्सपेरिमेंट भी किया था, वो सक्सेसफुल हुआ था एक्सपेरिमेंट। अब उसके बाद हमें 2022 में केनिया जो अपनी पहली सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करता हुआ जो है वो दिख रहा है। ठीक है, तो आप ये हल्का सा एक आइडिया इसके बारे में रख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज। एक मैंने बनाया, एक सेपरेट टॉपिक बनाया, इंपॉर्टेंट डेज विद थीम। तो अभी इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज जो है वो आए हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं, हमारा 4 अप्रैल को आया इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस एंड एक्शन 2023, ये हमने सेलिब्रेट किया है। तो इस बार की जो थीम क्या रही? माइन एक्शन कैन नॉट वेट। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा 5 अप्रैल आ जाता है। तो नेशनल मैरीटाइम डे जो है वो हमने सेलिब्रेट किया, इंडिया ने इसको ऑब्जर्व किया है। तो हम ये बोलेंगे नेशनल मैरीटाइम डे जो हमारा कौन सा रहा? 60th एडिशन रहा हमारा नेशनल मैरीटाइम डे का।
अब मैं बात करूं कि 5 अप्रैल को ही हमने डेट जो है वो चुनी, क्यों, क्या चक्कर बना, हमने 5 अप्रैल को ही डेट चुनी नेशनल मैरीटाइम डे, क्योंकि हमें पता है कमर्शियल वेसल जो है हमारी एसएस लॉयल्टी इंडिया की पहली कमर्शियल वेसल जो कि जिसकी सेलिंग की गई थी फ्रॉम मुंबई से लंदन, तो वो 5 अप्रैल को की गई थी। तो अभी हम क्या करते हैं कि 5 अप्रैल 2023 को हमने आज जो है वो 5 अप्रैल 2023 को हमने क्या किया, ये नेशनल मैरीटाइम डे जो है वो हमने सेलिब्रेट किया। फिर हम बात करते हैं कि इस डे को जो है वो स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था। हम बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, यही शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा 1964 में इसको जो है वो डे को स्टार्ट किया गया था। और 1964 से लेकर आज अब 2023 तक देख लो, पूरे 60 साल हो जाते हैं। 60th एडिशन हमें जो है वो देखने को मिला इस बार का। तो हम ये बोलेंगे इस बार की थीम क्या रही हमारी, यही अमृत काल इन शिपिंग। और वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये तो था आपका नेशनल मैरीटाइम डे। ये वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है ये सेलिब्रेट करते हैं 28 सितंबर। तो कंफ्यूज मत होना, नेशनल मैरीटाइम डे अलग है, वर्ल्ड मैरीटाइम डे अलग है। नेशनल मैरीटाइम डे हम सेलिब्रेट करते हैं जो मैंने आपको बता दिया 5 अप्रैल, और उसके बाद 28 सितंबर हम वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये लिख लेना। यहाँ पे ये 6 अप्रैल को जो है वो सेलिब्रेट जो है वो किया जाता है। इस बार की थीम क्या रही है, स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में। इसको 7 अप्रैल को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो 7 अप्रैल ही डेट हमने क्यों चुनी, क्या कारण बन गया, हम ये बोलेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की फॉर्मेशन हुई थी हमारी 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की जो फॉर्मेशन हुई थी 1948 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो 1948 से लेकर 2023 तक आप देख लो 75 ईयर पूरे हो जाते हैं। 75 ईयर ऑफ एनिवर्सरी हमने उसकी सेलिब्रेट की है। तो इस बार की जो हमारी क्या थीम रही, वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम रही हमारी हेल्थ फॉर ऑल। तो ये भी याद रखो आप। नेक्स्ट आता है वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वाइस एडमायरल संजय जसजीत सिंह जो है हमारे ने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इनको बनाया गया। इन्होंने किसको रिप्लेस कर दिया, वाइस एडमायरल सतीश कुमार नामदेव। तो इनको इन्होंने रिप्लेस कर दिया, और इनको रिप्लेस करके कौन से आगे हमारे, यही वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो अब कौन आगे हैं, यही आप नाम याद रखना, संजय जसजीत सिंह जी। तो इनका नाम याद रखो। हम बोले इनको कई सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जैसे कि 2020 में इनको बड़ा एक फेमस अवार्ड दिया गया था, मेडल दिया गया था, यही अति विशिष्ट सेवा मेडल। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेडल से इनको सम्मानित किया गया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, जितने इंपॉर्टेंट लगाओगे उतने काम है। इसको आप लिख लो अपने नोट्स में, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए। यहाँ पे माउंट किलिमंजारो की बात की जा रही है। तो माउंट किलिमंजारो की अगर मैं बात करूँ, एक न्यूज में क्यों आ चुका हुआ है, हमें ये पता है कि अंजलि शर्मा जो है हमारे इंडिया की पहली गर्ल बन जाती है जिन्होंने माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे इन्होंने क्लाइंब कर लिया, या फिर आप बोल सकते हो कि इन्होंने जो है कनकर कर लिया है माउंट किलिमंजारो को। तो हम ये बोलेंगे जो कनकर की अपनी वेयर की थी ट्रेडिशनल ड्रेस जो हिमाचल प्रदेश की है। तो ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से है। तो ये बोलेंगे इंडिया की पहली लेडी बन जाती है जिन्होंने कनकर किया है माउंट किलिमंजारो को। और इन्होंने जो ड्रेस पहनी हुई थी, जो गई थी ये ड्रेस डाल के, उस ड्रेस का नाम था बोलेंगे, इसको बोलते हैं लुआंचरी। लुआंचरी ये कुछ ऐसा नाम है। ये अगर मैं प्रोनाउंसिएशन मेरी थोड़ी अगर गलत होगी तो उसके लिए सॉरी, थोड़े रीजनल नाम होते हैं तो इसलिए। तो बाकी लुआंचरी ट्रेडिशनल ड्रेस, या फिर आप बोल सकते हो गद्दी ड्रेस, ठीक है। तो ये ड्रेस जो है ये डाल के गई थी, उन्होंने कनकर किया माउंट किलिमंजारो। तो इनका नाम याद रखो, तभी यहाँ पे न्यूज में है, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर जो हमारे इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, उन्होंने कांग्रेट्स किया अंजलि शर्मा जी को, जो कि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। तो हम ये बोलेंगे कि इन्होंने जो है वो क्लाइंब किया है माउंट किलिमंजारो, जो कि इंडिया की पहली गर्ल बन जाती है जिन्होंने क्लाइंब ये कनकर किया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम होंडा मोटर्स के बारे में। जापानीज फर्म है होंडा मोटर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने अपॉइंट किया है, ये कुछ नाम टिपिकल सा अपने हिसाब से पढ़ लो इसे, सुमू ओटानी। तो इनको जो है वो प्रेसिडेंट भी बना दिया गया, CEO भी बना दिया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर भी बना दिया गया होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया का। फिर हम बात करते हैं कि व्हाइट ईगल की बात करते हैं। व्हाइट ईगल क्या एक पोलैंड का हाईएस्ट ऑनरेबल अवार्ड, या फिर बोलते हैं एक बड़ा ही एक ग्रेट अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड है पोलैंड का, जो कि दिया जाता है। इस बार किसको दिया गया है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को दिया गया है, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो है, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है व्हाइट ईगल। तो नेक्स्ट एक लोग गज उत्सव की हम बात करते हैं। गज उत्सव की बात करें, एनुअल फेस्टिवल हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इस वक्त नेशनल पार्क में किया गया, काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है।
तो हम ये बोलेंगे कि इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के पीछे मेन कारण होता है कि एलिफेंट की जो है वो हमें कंजर्वेशन करनी है, प्रोटेक्शन करनी है। और इस उत्सव को ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट दोनों मिलकर इसको जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। और अब आपको ये भी पता है एलिफेंट से क्या याद आता है, एलिफेंट से हमें ये पता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारा आया था 1992 में। तो हम ये बोलेंगे हमने पूरे 30 साल जो अपने कंप्लीट कर दिए प्रोजेक्ट एलिफेंट के, 1992 से लेकर आज तक आप देखो 2023 तक पूरे हमारे 30 साल जो है वो कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको ये पता लार्जेस्ट पॉपुलेशन एलिफेंट की जो है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, कर्नाटका में और उसके बाद असम में। नेक्स्ट देख लो फीफा की हम बात करते हैं। फीफा की फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ये मुझे आप कमेंट में बताओगे, आसान आपको पता ही होगा। तो फीफा की फुल फॉर्म मुझे कमेंट में बताओ। और यहाँ पे फीफा ने जो है वो रैंकिंग जो है वो रिलीज की है, और रैंकिंग रिलीज की है 2023 अप्रैल की रैंकिंग में अर्जेंटीना ने जो है वो टॉप कर लिया। अर्जेंटीना पहला आता है, सेकंड फ्रांस आता है, तीसरा ब्राजील, फिर बेल्जियम, फिर इंग्लैंड। तो टॉप 3 याद रखो, वही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अर्जेंटीना, फ्रांस और ब्राजील याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रैंकिंग रही टॉप की अर्जेंटीना, सेकंड पे फ्रांस आया, थर्ड पे ब्राजील आया। फिर हम बात करते हैं कि स्प्रिंटर दादी जी, तो हम बात करें ये इनका निकनेम है, तो इनका असली नाम क्या है, असली नाम है इनका ये नाम याद रख सकते हो आप, भगवानी देवी दागर जी। तो ये मतलब कि एक लेडी है, 95 ईयर ओल्ड प्लेयर है, एथलीट प्लेयर है, तो हरियाणा की रहने वाली है। तो इनका निकनेम जो है क्या है, स्प्रिंटर दादी, दादी इनको नाम से जो है वो जाना जाता है। तो अभी एथलीट हुए कहाँ पे, हम बोलेंगे 9th एडिशन जो है हमारा देखने को मिला वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप, कहाँ पे, पोलैंड में होता है। पोलैंड में कहाँ पे, तोरून नाम की जगह पे। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो एथलीट हुए, यहाँ से हमारे इंडिया से 95 ईयर ओल्ड स्प्रिंटर दादी जी, या फिर आप बोल सकते हो भगवानी देवी दागर जी, ये जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये जीती हैं, 3 मेडल जीती हैं, तो इसलिए न्यूज में आ गई हैं। तो हम ये बोलेंगे इन्होंने किस कैटेगरीज में मेडल जो है वो जीते, ये डेट याद रखो। ये इस टाइम पे जो है हमारी ये यहाँ पे पोलैंड में हुई है ये एथलीट इंडोर चैंपियनशिप। तो इन्होंने 3 मेडल जो जीते हैं, गोल्ड मेडल हम बोलेंगे कि एक पुट शॉट कैटेगरी में, एक डिस्कस थ्रो में, एक 60 मीटर रनिंग जो है, ये कैटेगरीज है कुछ जिसमें इन्होंने जो है ये मेडल जो है वो प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अदानी पोर्ट की बात कर लेते हैं। अदानी पोर्ट जो हम बात करें, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, APSEZ। तो इन्होंने ये एक सब्सिडरी है, अदानी जो उनकी एक सब्सिडरी है, इन्होंने एक्वायर कर ली है। यही कराईकाल पोर्ट जो है ये पुदुचेरी में देखने को मिलता है, कराईकाल पोर्ट। इसको जो है कनकड़ या एक्वायर जो है वो कर लिया गया है अदानी ग्रुप्स के द्वारा। तो इनकी एक सब्सिडरी है, उसके द्वारा इसको एक्वायर कर लिया गया। ये आ गया आपका तमिलनाडु में ही आपको पुडुचेरी जो है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने स्पोर्ट को जो है वो एक्वायर कर लिया है। तो बता दिए लोकेटेड है कहाँ पे, कराईकाल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो कि पुदुचेरी में आती है, तभी इसका नाम जो है कराईकाल पोर्ट पड़ा हुआ है। तो उसको एक्वायर किया गया। इससे को पोर्ट को कमीशन में कब लाया गया था, सर्विस में लाया गया था 2009 में। तो फिर हम बात करते हैं कि अब अदानी ऑपरेट करता है हमारे कितने पोर्ट ऑपरेट कर रहा है, 14 पोर्ट्स को ऑपरेट कर रहा है, इसको मिला के 13 पहले थे, अब ये एक और आ गया, तो कितने हो गए 14। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम यही बोलेंगे कि मैक्स वर्स्टैपन जो है इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीत लिया है। यही फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो रेस देखने को मिली, तो हम बोलेंगे कि इन्होंने जीत लिया है। और ये हम बोलेंगे कि कौन सी गाड़ी के ड्राइवर है, ये रेड बुल के ड्राइवर है। तो नीदरलैंड से जो है ये बिलोंग करते हैं। तो हम बोलेंगे सीक्वेंस में मैंने रखा हो टॉप 3, पहला रैंक आया इनका, फर्स्ट आया ये, सेकंड आया लुइस हैमिल्टन, बड़े फेमस पर्सनालिटी है। फिर हम देखते हैं कि थर्ड रैंक आया फर्नांडो अलोंसो। तो ये नाम याद रख सकते हो। तो हम ये देखें कि ये जो लुइस हैमिल्टन जो है सेकंड रैंक पे है, ये कौन सी गाड़ी के ड्राइवर, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ब्रिटेन के बिलोंग करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि यही फर्नांडो अलोंसो जो है ये ड्राइवर है, ये गाड़ी का नाम याद रखो, अस्टॉन मैरिटन अमेरिको, ठीक है। ये कुछ ऐसे टिपिकल से नाम है, इतनी नॉलेज मेरे को इसके बारे में नहीं है, फार्मूला 1 रेस, तो आप खुद अपने हिसाब से देख सकते हो। तो ये स्पेन के बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिंदू फोबिया की बात करते हैं। हिंदू फोबिया की अगर मैं बात करूं तो हम बोलेंगे कि यूनाइटेड स्टेट की जो है हम ये बोलें कि पहली कौन सी स्टेट बन जाती है यूनाइटेड स्टेट की जिसने हिंदू फोबिया जो उस पर रेजोल्यूशन जो है वो पास किया है। जॉर्जिया जो है पहली स्टेट है यूनाइटेड स्टेट की जिसने रेजोल्यूशन पास किया हिंदू फोबिया पे, ठीक है। अब हिंदू फोबिया क्या होता है ये भी आपको किसी वक्त आपको बताएंगे, ठीक है। अभी टाइम थोड़ा कम है तो इसलिए 40 मिनट्स में मेरे को आपकी जो है वीडियो पूरी जो है वो कंप्लीट करनी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की हम बात करें
तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है इन्होंने अपनी एक सब्सिडरी जो है वो एक हम बोलेंगे कि उसकी इनॉग्रेशन, या फिर आप बोल सकते हो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है हमारा पहला बैंक बन जाता है जिसने इनॉग्रेट की है अपनी एक ब्रांच, जो है इनॉग्रेट की है। पहली ब्रांच जो है वो अभी तक इनॉग्रेट है जो कि स्टार्टअप्स के लिए खोली गई है। तो ये कहाँ पे खोली गई है? पुणे में खोली गई है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये बेसिकली लोन प्रोवाइड करेगी, जो भी स्टार्टअप्स आइडियाज लेकर आते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट ये सिस्टम चाहिए तो उनको पैसा दिया जाएगा। तो ये बैंक वगैरह होना चाहिए। तो हम ये बोलेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो पहला बैंक बन जाता है जिसने अभी तक अपनी पहली ब्रांच जो है वो खोली है पुणे में, जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली। अच्छा, फिर हम बात करते हैं G20 की बात करते हैं। आपको पता है G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया के पास है। तो हम ये बोलेंगे G20 के अंदर आपको कई सारी कॉन्फ्रेंसेस जो है वो देखने को मिलती है। उसमें से एक कॉन्फ्रेंस हमारी कौन सी है? साइंस 20 कॉन्फ्रेंस, जो कहाँ पे देखने को मिली? अगरतला में। तो 3 डेज की कॉन्फ्रेंस थी और थीम क्या रही इस बार की? क्लीन एनर्जी फॉर ग्रीनर फ्यूचर। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडियन रुपी के बारे में। तो आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दी है कि इंडिया जो है वो मलेशिया के साथ ट्रेड कर सकता है इंडियन रुपी में। नेक्स्ट देख लेते हैं हाइफा पोर्ट की बात करते हैं। तो अदानी ग्रुप जो है उन्होंने अपॉइंट किया है, हम बोलेंगे कि एनवॉय है इजराइल के जो इंडिया में है, तो उनको जो है वो अपॉइंट किया गया, जो मतलब कि हम बोलेंगे पहले थे फॉर्मर थे, मतलब कि फॉर्मर एनवॉय थे इजराइल के जो इंडिया में थे, जिनका नाम है रॉन माल्का। तो इनको अदानी ग्रुप ने क्या किया? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिया है अपने पोर्ट का, जो भी इन्होंने रिसेंटली एक्वायर किया है। तो जिसका एक और इन्होंने पोर्ट एक्वायर किया हाइफा पोर्ट। पीछे हमने पोर्ट देखा ना, ये वाला पोर्ट भी इन्होंने एक्वायर किया है। तो ये देखो, ये वाले पोर्ट के लिए इनको जो है वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है वो बना दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेस्ट स्टाइल डे परेड की बात करते हैं। ये PARADE है, ठीक कर लेना। ये बेस्ट स्टाइल परेड की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे फ्रांस में जो है परेड को जो है वो किया जाता है, हर साल किया जाता है। इस बार हम ये बोलेंगे एनुअल परेड होती है, हर साल होती है। तो इस बार इनवाइट किया गया नरेंद्र मोदी जी को, वो यहाँ पे विजिट करेंगे। तो पेरिस में ये परेड होगी, तो वहाँ पे ये विजिट करेंगे एज ए गेस्ट के तौर पे। तो बेस्टाइल डे परेड की अगर हम बात करें, या फिर इसको हम 14 जुलाई मिलिट्री परेड भी बोलते हैं, फ्रेंच में होती है, फ्रांस में होती है। तो हम ये बोलेंगे कि इस बार ये हर साल होती है, मॉर्निंग में होती है और 1880 से इसको कंटिन्यू किया जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि इस दिन को हम जो होता है, ये जो हमारा दिन होता है जिस दिन ये परेड होती है 14 जुलाई, इस दिन हम जो है नेशनल डे ऑफ फ्रांस जो है वो लोग ये भी मनाते हैं। ठीक है, ये भी हल्का सा आप आइडिया रख सकते हो। पीटीसी इंडिया की बात करते हैं। पीटीसी इंडिया जो है इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या है? पीटीसी की अगर हम बात करें, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो पीटीसी का रोल क्या होता है? हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट जब की जाती है, जनरेट तो होगी, अब आगे उसकी जो है वो ट्रेड वगैरह भी जो है डिफरेंट डिफरेंट रीजन में उसका होना चाहिए। तो अब पीटीसी इंडिया जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो ट्रेड करती है अक्रॉस द रीजन ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पे पीटीसी की अगर थोड़ा बात करें, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1999 में। पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। रिसेंटली हम ये बोलेंगे कि इनके चेयरमैन और एमडी जो है वो अपॉइंट किया गया, जिनका नाम है, आप नाम याद रख सकते हो, राजीव के मिश्रा जी। तो इनको जो है वो अपॉइंट किया गया एज ए, ठीक है, देख सकते हो आप, चेयरमैन इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ गया यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करते हैं। डॉक्टर नित्या अब्राहम जो है इनको अवार्ड किया गया, यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। फिर हम बात करते हैं न्यू स्पेस पॉलिसी हमारी देखने को मिली है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया इंडिया की स्पेस पॉलिसी 2023 के लिए। पहले क्या था, इसरो ही सारा काम करता, लेकिन अब बोल दिया गया कि इसरो का सिर्फ रोल क्या रहेगा, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करेगा, वो न्यू इनोवेशन न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो लेकर आएगा, उस पर काम करेगा। अब जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स होंगे, प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, उनको मौका दिया जा रहा है, वो उनकी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर दिया गया कि अब वो क्या करेंगे, वो ही अब सैटेलाइट की डिजाइनिंग करेंगे, सैटेलाइट्स को जो है वो बनाएंगे। ठीक है, रॉकेट्स बनाएंगे, लॉन्च व्हीकल एक सेम चीज होती है, तो इसको बनाएंगे। डाटा कलेक्शन इसका काम, इनका काम होगा, और डिसएमिनेशन सारा कुछ जो है प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, ताकि इसरो ने अपने आप को इस चीज से फ्री कर लिया। वो अब अपने आप को किस में इंडल्ज करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नई टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशन वगैरह, रिसर्च वगैरह, इन चीजों में जो है वो करेगा। तो यूनियन कैबिनेट ने ये जो हमारी नई स्पेस पॉलिसी आई है, उसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल जो है वो दे दिया है इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023 के लिए। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे पॉलिसी को अप्रूव किसके द्वारा दिया गया? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो कि हेड या चेयर किसके द्वारा की गई? मोदी जी के द्वारा। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट की हम बात करते हैं। वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट की अगर हम बात करें, हम ये बोलेंगे इस बार रैंकिंग जो है वो दी गई है एयरपोर्ट की।
तो हम ये बोलेंगे दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है हमारा, ये भी बिजिएस्ट एयरपोर्ट में आ जाता है, वर्ल्ड के टॉप 10 में इसका नाम जो है वो आ रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो है वो किसके बेसिस में देखी जाती है कि उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट में कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है, कितने पैसेंजर्स वहाँ पे एयरपोर्ट में जो है पूरे साल में जो है वो आते हैं। तो सबसे ट्रैफिक ज़्यादा देखी जाती है, तो हम ये बोलेंगे कि हमारा जो दिल्ली जो है, दिल्ली का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये टॉप 10 में आ गया वर्ल्ड के, तो उसको 9th रैंक इस बार जो है वो दिया गया है। तो हम ये बोलेंगे इसका रैंक जो इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला, अगर हम बात करें 2019 में इसका रैंक था 17, 2021 में रैंक था 13, 2023 में भी इसका रैंक जो है वो देखने को मिला कितना 9 का। तो देखो ये कितनी इंप्रूवमेंट है, 2021 में यही इसको 13 का रैंक मिला था, 2019 में इसको 17th रैंक मिला था। तो 17, 13, 9 हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो हम ये बोलेंगे कि टॉप मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा देखने को सबसे ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक होती है, तो यूनाइटेड स्टेट्स का बोले अटलांटा एयरपोर्ट सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। तो इसे हैंडल करता है कितने पैसेंजर, हम बोलेंगे 9 करोड़ पैसेंजर्स ने हैंडल किए 2022 में, तो इसको टॉप मोस्ट बिजी बोला गया। और इंडिया की तरफ से हमारा जो टॉप 10 पे आया वो कौन है, दिल्ली का एयरपोर्ट आया। ठीक है, तो ये भी हल्का सा आइडिया जो है वो आप रख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, जीआई टैग की बात करते हैं। जीआई टैक्स की अगर हम बात करें तो केरला ने जो है वो टॉप कर लिया है। हम ये बोलेंगे कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो इसमें ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जीआई टैक्स जो है वो किसको दिए गए, केरला के प्रोडक्ट्स को दिए गए। तो केरला ने टॉप कर लिया है। अभी तक कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग जो है वो दिया गया, हम बोलेंगे 12 प्रोडक्ट्स को, 2 तो ओवरसीज प्रोडक्ट है, 10 जो है हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें 2 जो ओवरसीज प्रोडक्ट हमारे इंडिया के नहीं बाहर के हैं, जैसे कि हम बोले ब्रांडेड डी जीरेज ये स्पेन का है, और प्रोवोलोन ये कुछ इटली का प्रोडक्ट है, इसको जो है ओवरसीज प्रोडक्ट जिनको जीआई टैग दिया है। और 10 हमारे जो इंडिया के उसमें से 6 तो सिर्फ केरला के ही हैं, 4 रिमेनिंग जो बचे वो आगे से बिहार का मिथिला मखाना। तो मिथिला मखाना जो है बिहार का, तो इसको जीआई टैग दिया है। अलीबाग व्हाइट ओनियन महाराष्ट्र का, इसको जीआई टैग दिया है। तंदूर रेड ग्राम जो है तेलंगाना का, इसको जीआई टैग दिया है। रक्त से कॉर्पो एप्रिकॉट लद्दाख का, इसको जीआई टैग दिया। और गमोसा हैंडीक्राफ्ट जो होता है ये किस्म का टॉवल होता है, असम में इसकी एक वैल्यू होती है बड़ी ज़्यादा। ठीक है, जब भी लेबर जो है वो काम पे जाते हैं तो अपनी कमर पे वेस्ट पे बांधते हैं या फिर अपने हेड पे बांधते हैं, सिर पे बांधते हैं। ठीक है, तो असम का ये प्रोडक्ट है, इसको भी जो है हम बोलेंगे कि एक कपड़ा है बेसिकली, इसको जीआई टैग जो है वो दिया गया है। अच्छा, तो फिर हम बात करते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की बात करते हैं। ये देखते हैं जस्टिस डिलीवरी जो है सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ पे देखने को मिलता है। तो हम ये बोलेंगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जो वो रिलीज़ की गई है दिल्ली में। तो ये बोला गया कर्नाटका ने टॉप कर लिया है मेजर स्टेट्स और यूटीज़ में। हम ये बोलेंगे कर्नाटका जो है फर्स्ट रैंक जो है वो लेता हुआ नजर आया है जस्टिस डिलीवरी में। तो अब क्या पैरामीटर है जिसके बेसिस में बोलते हैं कि यहाँ पे जस्टिस जो है वो बड़े अच्छे से दिया जाता है और स्पीडी जस्टिस दिया जाता है, किस बेसिस में, जब भी देखा जाएगा 4 पैरामीटर के बेसिस में देखा जाएगा। पुलिस देखी जाएगी उस पर्टिकुलर स्टेट की, जुडिशरी सिस्टम, प्रिजन, लीगल एड, वहाँ पे जो लॉज वगैरह स्टैच्यूज वगैरह जो हैं हमारे लॉज हैं, हम बोलें कि वो बड़े ज़्यादा मतलब कि स्ट्रिक्ट होने चाहिए, लूप होल्स उनमें नहीं होने चाहिए, अच्छे उसमें रिफॉर्म वगैरह जो उनमें रिव्यू वगैरह जो वो देखते रहना चाहिए। तो हम बोलेंगे यहाँ पे हम बात करें कि कर्नाटका जो है वहाँ पे लॉ सिस्टम अच्छा है। फिर हम बात करते हैं प्रिजन जो है वो ये नहीं है कि क्रिमिनल ज़्यादा हैं बट जेल्स बड़ी कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। जेल्स हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं, अगर जेल्स कम होगी तो क्या होगा, क्रिमिनल ज़्यादा हैं तो फिर ओवरलोड हमें जेल्स में देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमारे प्रिजन्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए ताकि जो है क्रिमिनल्स को जो है हम वहाँ पे जो है वो रख सकें। तो उसके बाद फिर हम बात करें जुडिशरी सिस्टम हमारा जो है प्रॉपर वैसा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा होना चाहिए जो स्पीडी रिकवरी वगैरह जो है वो कर सके, डिले सिस्टम ना हो। फिर हम पुलिस सिस्टम वहाँ पे देखो उस पर्टिकुलर स्टेट का अच्छा होना चाहिए, अच्छे से अपनी जो है ड्यूटीज़ को परफॉर्म करे। तो हम ये बोलें ये कुछ पैरामीटर जिसके बेसिस में जो है वो रैंकिंग जो है वो दी जाती है कि कहाँ पे जस्टिस सिस्टम सबसे अच्छा है। तो कर्नाटका जो है हम बोलेंगे कि मेजर स्टेट्स जो है और मेजर स्टेट्स और हम बात करें यूटीज़ में कर्नाटका ने जो है वो पहला स्थान जो है वो प्राप्त किया है। तो वही देखो लार्ज साइज और मीडियम स्टेट्स जो हैं, तो मीडियम साइज स्टेट्स और लार्ज साइज स्टेट्स जो है उनमें कर्नाटका टॉप करता हुआ नजर आया। सेकंड नाम पे तमिलनाडु है, थर्ड रैंक का जो है वो तेलंगाना का है, और लास्ट में कौन है, उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे पुलिस, जुडिशरी और आप सारे देख सकते हैं ये पैरामीटर में इनकी रैंकिंग जो अच्छी जो है वो देखने को नहीं मिली, तभी उत्तर प्रदेश का लास्ट रैंक आ रहा है। अब स्मॉल स्टेट की बात करें, स्मॉल स्टेट्स वो होती है जहाँ पे पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम होती है। तो वहाँ पे सिक्किम जो है वो टॉप करता नजर आया, सेकंड पे आया अरुणाचल प्रदेश, और लास्ट पे गोवा है 7th पोजीशन पे। नेक्स्ट देख लेते हैं रिचेस्ट पर्सन की हम बात करते हैं।
रिचेस्ट पर्सन की हम बात करते हैं, सबसे अमीर बंदा, तो हम ये बोलेंगे कि फॉर्ब्स बिलियनियर 2023 इसकी रैंकिंग रिलीज की जाती है। तो मुकेश अंबानी जो है उनको एशिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन जो है वो रखा गया टॉप स्पॉट पे। तो वर्ल्ड का अगर हम बात करें तो मुकेश अंबानी को 9th रिचेस्ट पर्सन जो है बताया गया है। तो वर्ल्ड का सबसे अमीर बंदा फिर कौन है? सबसे अमीर जो है ये नाम याद कर लो, बर्नार्ड अर्नोल्ड CEO LVMH के, इनको सबसे अमीर बंदा बोला गया पूरे वर्ल्ड का। सेकंड में एलन मस्क हो गया और फिर जेफ बिजोस। तो ये हमारे 3 टॉप रिचेस्ट पर्सन है। तो अंबानी हमारे इंडिया से निकल कर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 9th रैंक पे वर्ल्ड पे, और एशिया के सबसे अमीर बंदे हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि लद्दाख वुड कार्विंग की बात करते हैं। ये इसको GI टैग दे दिया गया, वर्ल्ड फेमस कार्विंग है लद्दाख की। तो पूरे वर्ल्ड में इसकी जो है वो डिमांड देखने को मिलती है, तो इसको GI टैग जो है वो दे दिया गया है। तो स्पेशली हम बात करें कि इसको कहाँ पे इसकी डिमांड ज़्यादा बनी रहती है, बुद्धिस्ट कंट्रीज जितनी भी है फॉर द रिलीजियस कल्चर एंड स्पिरिचुअल पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे वहाँ पे जो है इनको बड़ा ज़्यादा डिमांड है, तब इसको GI टैग दिया है। नेक्स्ट है कूल रूफ पॉलिसी की बात करते हैं। तो तेलंगाना गवर्नमेंट जो है हमारी, वो पहली गवर्नमेंट बन जाती है जिसने कूल रूफ पॉलिसी जो है वो लॉन्च की है। कूल रूफ पॉलिसी जो है वो 5 साल के लिए जो है वो लाई गई है। तो इंडिया की पहली कौन सी स्टेट बन जाती है? तेलंगाना बन जाती है जिसने कूल रूफ पॉलिसी जो है वो लाई है। 2023 से 2028 तक चलेगी, 5 साल के लिए। इसमें ये बोला गया है पॉलिसी में कि मैंडेटरी कर दिया गया है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस होंगे, जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होंगी, ठीक है, जो भी कमर्शियल बिल्डिंग्स है, नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होंगी, उन पे जो है हम ये बोलेंगे कि उनको बिल्डिंग्स को जो हीट रेजिलियंट बनाना, उनके रूफ वगैरह जो है वो इस हिसाब से डिजाइन करने, या फिर रूफ्स को के ऊपर हमें मटेरियल्स का यूज करना है, जो कि हम ये बोले कूल रूफ मटेरियल्स का, जो छत को जो है वो ठंडा रखेंगे। आपको पता है कि कितनी ज्यादा गर्मी आ रही है, तो उसको ठंडा रखें। तो वही सोलर रिफ्लेक्टिव पेंट्स का इस्तेमाल करें, अपने जो छत है वहाँ पे टाइल्स वगैरह जो है वो फ्लो रूफ पे जो है वो लगाएं, शीट्स भी लगाएं, जिससे कि मैक्सिमम हीट जो भी सोलर की पड़े वो सारी की सारी सनलाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाए। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे तेलंगाना गवर्नमेंट जो है वो पहली गवर्नमेंट निकलती आ रही है जो कि इसने ये मैंडेटरी कर दी है यहाँ सबके लिए, जो ये ऐसे रूफ जो है वो बनाए जाएंगे, जो कि 5 साल के लिए है। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2028 तक जो है ये पॉलिसी जो है वो रन करेगी। नेक्स्ट है स्काई रूट एरोस्पेस की हम बात करते हैं। तो स्काई रूट एरोस्पेस की अगर हम बात करें, तो स्काई रूट एरोस्पेस की अगर हम बात करें तो हम ये बोलेंगे प्राइवेट रॉकेट लॉन्चिंग कंपनी है, जिसने सक्सेसफुली जो है वो टेस्ट फायर किया अपना 3D प्रिंटेड, यही बोलेंगे दबन 2, जो कि क्रायोजेनिक इंजन है, जिसको स्पेस में भेजा गया, जो कि 200 सेकंड तक जो है वो स्पेस में जो है वो रहा। तो हम ये बोलेंगे इसकी सक्सेसफुल लॉन्च की गई है। तो हम ये बोलेंगे सेम कंपनी जो है वो डेवलप किया है उसने एक इंजन, ये हैवी लॉन्च व्हीकल विक्रम 2 है, उसके लिए भी यही इंजन जो है वो किया गया है। फिर हम बात करते हैं कि स्काई रूट इंडिया जो है पहली ही हमारी प्राइवेट कंपनी बन जाती है, जो कि रॉकेट को जो है वो स्पेस में हमने देखा है जो भेजा 2022 में। तो फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है विंड फॉल गेन टैक्स की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो विंड फॉल गेन टैक्स जो है वो रिमूव कर दिया क्रूड ऑयल के ऊपर और डीजल के ऊपर। तो पहले टैक्स जो है इसके ऊपर वही 3500 रुपीज़ पर टन होता था, अब इस पर नील टैक्स होगा। फिर हम बात करते हैं कि डीजल पे पहले 1 रुपया प्रति लीटर होता था, अब 0.5 प्रति लीटर होगा। तो विंड फॉल गेन टैक्स क्या था, इकोनॉमी में पढ़ते हैं, यहाँ पे डिस्कस मैं नहीं करूंगा, अभी बड़े आर्टिकल्स बचे हुए, अगर आपको उसके बारे में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताया ना, इसके बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। तो फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे यही देखा कि विंड फॉल गेन टैक्स जो है इसको इफेक्टिव किया गया फ्रॉम 4 अप्रैल 2022 से इस टैक्स को जो है वो इफेक्टिव में लाया गया। टैक्स जो है ये गवर्नमेंट का द्वारा जो है वो लिवाई किया जाता है। तो उन इंडस्ट्रीज को हम बोलेंगे कि ये टैक्स जब इंडस्ट्रीज जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट्स वगैरह जो है वो जनरेट करती, तब उन पे विंड फॉल टैक्स जो है गेन टैक्स जो है वो लगाया जाता है। तो अब ये देख सकते हैं कि ये रिड्यूस देखने को मिला हमें क्रूड ऑयल और डीजल के ऊपर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विंड फॉल गेन टैक्स को जो है वो रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे हम वुमेन ऑफिसर इन आर्टिलरी। तो गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया कि वुमेन ऑफिसर्स भी हमें जो है वो देखने को मिल सकती है रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में। तो अब यानी कि एग्जैक्ट नंबर कितनी वुमेन जो है यहाँ पे होंगी वो तो नहीं डिसाइड किया अभी तक। अब यहाँ पे जैसे कि रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी वही हो गया, ऐसी जगह होगी जहाँ पे हम गन्स वगैरह, ट्रैक गन्स होगी, मोटर्स होगी, मिसाइल्स होगी, इन सारी चीज़ों को रखा जाता है। तो यहाँ पे वुमेन्स भी जो है हमें जो है उनको भी जो है वो यहाँ पे अपॉइंट होती हुई देखने को मिल सकती है। फिर हम बात करें नेक्स्ट है क्या, बसोली पेंटिंग। तो वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है, जिसको GI टैग जो है वो दे दिया गया है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट से ये हमारी पेंटिंग है। तो हम ये बोलेंगे बसोली पर्टिकुलर रीजन की है, J&K की। आप देख सकते हो कि ये बड़ी एक हाई डिमांड है पूरे वर्ल्ड में, इसको GI टैग से सम्मानित किया गया है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बसोली रीजन की ये फेमस पेंटिंग है। तो फिर हम बात करते हैं कि यही फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO की हम बात करें तो क्या होता है फिकी, ये FLO क्या होता है, FLO की अगर हम बात करते हैं, फिक्की जो है, फिक्की की हम बात करें, एक वुमेन विंग होती है, इसको बोलते हैं FLO बोलते हैं, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हम बात करें इसमें ये एक वुमेन लेड एंड वुमेन सेंट्रिक बिजनेस चैम्बर है साउथ ईस्ट एशिया का।
तो यहाँ पे रिसेंटली अभी जो है 40th प्रेसिडेंट जो है बनाया गया है, किसको, सुधा शिव कुमार जी को जो है 40 प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया, ये भी नाम याद रखो। नेक्स्ट आ गया स्लीनेक्स 23 की बात करते हैं, नेवल एक्सरसाइज है, बायलेटरल एक्सरसाइज हर साल होती है, इंडिया श्रीलंका के बीच में होती है। तो फिर हम बात करते हैं कि 10th एडिशन जो है इसका देखने को मिला इस बार का, कहाँ, श्रीलंका, कहाँ पे, कोलंबो में। तो इंडिया नेवी ने जो है कौन सी शिप्स पार्टिसिपेट की है इस एक्सरसाइज में, INS खिल्तन और INS सावित्री, और श्रीलंका की तरफ से कौन सी शिप्स जो है वो पार्टिसिपेट की हैं, SLNS विजय बाहु और SLNS समुद्र, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ओफेक 13 की बात करते हैं। ओफेक 13 जो है ये एक स्पाई सैटेलाइट, जासूसी सैटेलाइट है जो कि इजराइल के द्वारा लॉन्च की गई है, तो इन्होंने स्पेस ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं इराबी कुलम, ये नेशनल पार्क की बात करते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि केरला के नेशनल पार्क है, ये हमारा पहला नेशनल पार्क बन जाता है जहाँ पे हमें जो है फर्न्स वगैरह या फिर फर्नारियम जो है ये हमें देखने को मिलेंगी। तो हम ये बोलेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इस नेशनल पार्क को बनाया गया था 1975 में, और 1978 में इसको नेशनल पार्क का जो है डेजिग्नेशन जो है वो दे दिया गया था। तो हम ये बोलेंगे कि ये हम बोलेंगे नील कुरिंजी जो है उसका भी एक लैंड बन जाता है। यहाँ पे नील कुरिंजी पता आपको फेमस है किस चीज़ के लिए, इसमें फ्लावर की ब्लूमिंग होती है एक बार 12 साल के बाद, तो आप ये देख सकते हो। तो फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारा इरवकुलम जो नेशनल पार्क है ये हमारा फेमस है नीलगिरी ताहिर के बारे में, जो कि एक माउंटेन गोट है, उसके लिए भी ये फेमस है। तो ये हल्का सा इसके बारे में भी आइडिया रख सकते हो। अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए क्योंकि ये पहला नेशनल पार्क बन गया जहाँ पे आपको फर्न्स वगैरह फर्नेरियम वगैरह जो है वो देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आ गया रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की हम बात करें तो इसरो ने जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया है अपना रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या होता है, एक बार आपने लॉन्च किया अपने व्हीकल को, यानी कि आपने रॉकेट को लॉन्च किया है, फिर वो वापस आता है अर्थ पे, फिर उसका फिर से आप यूज़ करते हो, ठीक है, वो आपका डैमेज नहीं होगा। ये नहीं आपने एक बार सैटेलाइट को लॉन्च किया फिर वो लॉन्च व्हीकल जो समुद्र में गिरा वो आपके लिए डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा नहीं है। एक बार लॉन्च हुआ उसको वापस जो हमारे यहाँ पे आएगा, अर्थ पे आएगा, उसको फिर से लॉन्च किया जाएगा आगे फर्दर जो है जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे। तो यहाँ पे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है हम ये बोलेंगे इसरो ने सक्सेसफुली इसका टेस्ट किया है। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है इसको टेस्ट सक्सेसफुली करने से हमें ये बेनिफिट आगे होगा कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ मिशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। जो नेक्स्ट हम जो मिशन में रीयूजेबल जो हम लॉन्च व्हीकल या फिर रॉकेट का यूज़ करते थे अब वो नहीं किया जाएगा, वही रॉकेट का जो पहले किया था उसी का यूज़ करेंगे, हमारा कॉस्ट ऑफ जो मिशन होगा वो रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। तो टेस्ट किसका सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ, कहाँ पे, कर्नाटका में, कहाँ पे, चित्रदुर्ग में। तो हम टेस्ट कैसे इसका किया गया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इस चीज़ को छोड़ो आप, ठीक है, बस जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। फिर हम बात करते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है कि हमने जो है आपको ये तो पता ही है कि 2000 यानी कि 2047 तक यानी कि 2047 तक हमने जो है इंडिया जो है हम ये बोलेंगे $26 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो बन जाएगी। इसमें टूरिज्म से भी जो पैसा जो है वो आएगा, तो कितना बोला गया कि कितना टूरिज्म कंट्रीब्यूट यहाँ करता हुआ नजर आएगा, $1 ट्रिलियन जो है वो टूरिज्म की तरफ से हमें देखने को मिलता है 2047 तक। तो 2047 हमने क्यों चूज किया, क्योंकि हमें पता है कि हमारा 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएंगे, तो यही 1947 से लेकर आप 2047 तक देखो कितने पूरे साल होते हैं, ये पूरे 100 साल हो जाते हैं। तो इसलिए 100 साल हो जाते हैं, इसलिए 2047 को हमने चूज किया। 2047 में हमारी $26 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। उस $26 ट्रिलियन में हम ये बोलेंगे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है हमारी कहाँ से कॉन्ट्रीब्यूट करती नजर आएगी, टूरिज्म सेक्टर से। तो हम ये बोलेंगे कि आपको पता हमने इंडिया ने प्रमोट भी किया इसको, विजिट इंडिया ईयर 2023, जिसमें टूरिज्म को जो है प्रमोट किया जाएगा। टूरिस्ट वगैरह हमारे यहाँ पे जो है वो आएंगे, चीज़ों को देखेंगे, निहारेंगे, और इससे क्या हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, और हम बोलेंगे कि हमारा जो सपना है 2047 तक हमने $26 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, और उसमें $1 ट्रिलियन का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें जो है वो टूरिज्म सेक्टर से भी देखने को मिलेगा। तो इसका क्यों न्यूज़ में आया, क्योंकि अभी आपको पता G20 की मीटिंग चल रही है, उसके अंदर कई सारी मीटिंग्स जो है वो अंदर हो रही हैं, और ये वाले टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है जो हो रही है हमारी कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में। तो इसलिए हम बोलेंगे तभी यहाँ पे ये चीज़ के बारे में जो है अनाउंसमेंट की गई थी, तभी ये न्यूज़ में आया है। नेक्स्ट एक नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर की बात करते हैं। तो ये किरण नादर जी जो है उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है दिया गया। ये फ्रांस का हम बात करते हैं, बहुत ही एक ग्रेट अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर। तो इसमें किरण नादर जी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि एक वाइफ है किनकी, शिव नादर जी की, जो फाउंडर है HCL टेक्नोलॉजीज के। तो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे आरबीआई की बात करते हैं। नीरज निगम जो है, तो हम ये बोलेंगे नीरज निगम जो है ये न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो बनाए गए हैं आरबीआई के। इन्होंने ऑफिस अपना ज्यूम करना है 3 अप्रैल 2023 से।
तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ गया आर्टेमिस 2 मिशन की बात करते हैं। तो नासा का मिशन है, कनाडा स्पेस एजेंसी जो है उसका मिशन है कि हमने जो है मून में जो है वो मतलब कि मिशन है कि मून में जो है वो वहाँ पे भेजा जाएगा इस मिशन को, वहाँ पे साइंस एक्सप्लोरेशन वगैरह मून की जो है वो की जाएगी। तो आर्टेमिस मिशन 2 जो है हमारा, इसमें 4 एस्ट्रोनॉट को जो है वो भेजा जाएगा। उसमें से एक एस्ट्रोनॉट जो है वो नासा ने उसका नाम रिवील किया है, क्रिस्टीना कोच। तो ये पहली वुमेन बन जाती है जो कि मून में ये जाएंगी एज ए एस्ट्रोनॉट के तौर पे। बाकी 3 रिमेनिंग कौन, उनका नाम यहाँ पे नहीं आया, आप इनका आया तभी इनका नाम याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं ट्विटर की बात करते हैं। एलन मस्क की बात करें तो एलन मस्क जो है उन्होंने क्या किया है, ट्विटर का लोगो जो है उसको रिप्लेस कर दिया है। पहले इसका जो लोगो था ब्लू बर्ड हुआ करता था, ये देखो इस टाइप का कुछ बर्ड है। ड्राइंग थोड़ी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा कर लें, ठीक है, मैनेज कर लें। तो ब्लू बर्ड इसका पहले जो है लोगो हुआ करता था ट्विटर का, अब इस लोगो को हटाकर क्या कर दिया, डॉज कर दिया गया है। तो हम बोलेंगे लेकिन आपको जो वेब वर्जन होता है आपको जो ट्विटर का, वहां पे ही आपको ये डॉज का लोगो जो है मीमे जो देखने को मिलेगा, लेकिन आपको ऐप में नहीं देखने को मिलेगा। तो डॉज ही हमने क्यों चूज किया, क्योंकि हम ये बोलेंगे कि एक लोगो है किसका, डॉज कॉइन क्रिप्टो करेंसी, उसका भी लोगो है। तो इसलिए हमने डॉज का इन्होंने यूज किया है, जो कि ट्विटर का आपको लोगो देखने को मिलेगा जो वेब वर्जन होते हैं ट्विटर के, ठीक है, जो आप क्रोम वगैरह में चलाते हो। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यही एक्सरसाइज कोऑप इंडिया की बात करें। एयरफोर्स एक्सरसाइज हमारी किसके बीच, इंडियन एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स के बीच में होती है। तो इस बार कहाँ पे हुई है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल पे कहाँ पे, कलाई कुंडा एयर बेस में हुई। स्टार्ट हुई कहाँ से कब तक, तो ये एक्सरसाइज को 10 अप्रैल को शुरू किया गया था और ये एक्सरसाइज 21 अप्रैल 2023 तक जो है वो हमें देखने को मिली। तो हम ये बोलेंगे कि 21 अप्रैल तक ये देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि लास्ट एडिशन जो इसका कब हुआ था, 2019 में हुआ था। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ गया जीआई टैग्स की बात करते हैं। तो हम ये बोलेंगे बिहार का यही मिर्चा राइस या फिर मरचा राइस जो है इसको जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो हम ये बोलेंगे जीआई टैग जब भी दिया जाता है किसी को 10 साल के लिए दिया जाता है, हमेशा के लिए नहीं। अगर 10 साल के बाद कंटिन्यू रखना उसके लिए रिन्यू करवाना पड़ता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन की हम बात करें तो इलेक्शन करवाए गए हैं यूनाइटेड नेशन में। 4 कंट्रीज में से इलेक्शन करवाए गए थे और 4 कंट्री इंडिया, यूएई, चाइना, साउथ कोरिया थी। इंडिया ने जो है इलेक्शन जीत लिया है। 53 मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशन की। तो फिर यहाँ पे 53 मेंबर स्टेट्स ने वोट किया और उसमें ये बोलेंगे कि 46 वोट जो है इंडिया के खाते में देखने को मिले। तो इंडिया ने ये इलेक्शन जो है वो जीत लिया। इंडिया को यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन में जो है वो जगह मिल गई है। तो इंडिया जो रिप्रेजेंट करेगा फ्रॉम यही जो हमारा एशिया पैसिफिक रीजन है, वहां से इंडिया जो रिप्रेजेंट करेगा। और इंडिया का जो टेन्योर कब से बिगिन हो जाएगा, 1 जनवरी 2024 से 2028 तक। तो ये भी आप हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। 4 साल का टेन्योर जो है वो इंडिया को जो है वो दिया गया, इस कमीशन में सीट जो है वो दी गई है। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ गया ऑनरी लाइफ मेंबरशिप ऑफ एमसीसी। तो ये बोलेंगे एमसीसी ने रिलीज की एक लिस्ट रिलीज की है। उसमें हम बोलेंगे कि नए इंडक्टेड क्रिकेट प्लेयर को जो है वो डाला गया है। 17 प्लेयर्स को ऐड किया गया, उसमें से 5 हमारे इंडिया के प्लेयर्स हैं जिनको इस लिस्ट में जो है वो डाला गया है। उनमें 5 का नाम याद कर लो, MS धोनी, युवराज सिंह, सुरेश राणा जी और मिथिली राज और जुलन गोस्वामी। नेक्स्ट देखते हैं MF हाइड्रा की बात करते हैं। तो MF हाइड्रा की अगर हम बात करें, वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फेरी है जो कि डेवलप की गई नॉर्वे के द्वारा। नॉर्वे पहली कंट्री बन जाती है जो कि इसको ऑपरेट करेंगी। नॉर्वे में इसको ऑपरेट किया जाएगा 4 अप्रैल 2023 में। तो पहली कंट्री बन जाती है जो सेल करेगी ये हाइड्रोजन पावर्ड फेरी जो है, जिसका नाम है MF हाइड्रा। इसको जो है वो किया जाएगा। एम ऑब्जेक्टिव हमारे पास वही है कि 0 एमिशन कार्बन टारगेट अचीव करना और टूरिज्म को प्रमोट करना है। तो फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आगे वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने जो है जीडीपी जो इंडिया की फोरकास्टिंग की है। तो डिफरेंट 2 इंस्टीट्यूशन जिन्होंने एनालाइज किया, वर्ल्ड बैंक ने बोला कि इंडिया की जीडीपी आने वाले 2023-24 में एस्टिमेट लगाया 6.3% होगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला 6.7% होगी। फिर हम बात करते हैं सोलर मैन्युफैक्चर की बात करें तो यही रिपोर्ट रिलीज की गई है किसके द्वारा, ये इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के द्वारा और JMK रिसर्च एनालिस्ट। तो ये आप देख लो कि इन दो के कोलैबोरेशन से एक रिपोर्ट को रिलीज किया और ये बोला गया इंडिया जो है वो बन सकता है सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल्स, यानी कि फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरर जो है ये सेकंड लार्जेस्ट बन सकता है आफ्टर द चाइना के बाद 2026 में ये बन सकता है इंडिया। तो ये भी याद रखो आप, गुजरात जो है सबसे लीडिंग स्टेट होगा जहाँ पे अच्छे खासे सोलर यही फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स वगैरह इस टाइप की जो चीज़ें जो है वो बनाई जाएंगी, सोलर प्लांट्स वगैरह अच्छे खासे जो है मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। तो गुजरात मेजर हब हमें बनता हुआ नजर आएगा, वो भी इंडिया में से। तो हमें पता है 2022 में हमने 18 गीगावाट जो है इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है सोलर प्लांट से, ठीक है। तो सोलर एनर्जी से फिर हमें 2023 में कितना करना है, 38 गीगावाट। तो टारगेट को डबल किया जा रहा है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा सोलर प्लांट से। तो आप ये भी हल्का याद रख सकते हो कि अब सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर जो है वो फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरर कौन होगा, इंडिया होगा। 2026 में हमें देखने को मिलेगा सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर द चाइना। नेक्स्ट देखते हैं किम कॉटन की बात करते हैं। तो फर्स्ट फीमेल हमारी अंपायर हैं जिन्होंने मेन T20 इंटरनेशनल मैच जो है
उनमें जो है इनको जो है वो अंपायर जो है बनाई गई है, फर्स्ट फीमेल बन जाती है, तब इनका नाम इंपॉर्टेंट है। योगा महोत्सव की बात करते हैं। योगा महोत्सव जो है अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज करवाया गया है, कहाँ पे, असम में, कहाँ पे, डिब्रूगढ़ में। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है ये भी हम जो है सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है वो इसको जो है ऑर्गेनाइज करवा रही है योगा महोत्सव को, ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आ गया हमारा कालिकेश सिंह दियोजी के बारे में। इनको अपॉइंट किया गया एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ NRAI के। तो NRAI के हैं यही नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनके जो है इनको अपॉइंट किया गया है, तो आप याद रख सकते हैं नए प्रेसिडेंट। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है NRAI का, ये कमेंट में मुझे बताओ। बाकी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो और शेयर करो। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, देख लो RBI की बात करते हैं। तो यही पॉलिसी रेट या फिर रेपो रेट जो है RBI के द्वारा बताया गया कि वो अनचेंज रहेगा, 6.5% का इस बार रहेगा। GDP RBI के द्वारा बताया कि हमारी 2023-24 की 6.5% रहेगी। MSF 6.75% रहेगा। CRR 4.5% रहेगा। SLR जो 18% रहेगा। फिक्स्ड रिजर्व रेपो रेट हमारा जो है 3.35% रहेगा और बैंक रेट 6.75% रहेगा। और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट जो ये भी बताया गया RBI के द्वारा कि 6.25% रहेगा। ठीक है, तो ये भी हल्का सा आइडिया रखो। नेक्स्ट हमारा रहता है जी ग्लोबल ग्रोथ रेट के बारे में। तो ये देखिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे ग्रोथ रेट बताई जाती है ग्लोबली। तो हम ये बोलेंगे कि ग्रोथ रेट जो है बड़ी ही कम बताई जा रही है। हम ये बोलेंगे कि 1.7% की जो है वो ग्रोथ रेट बताई जा रही है 2023 में। ऐसा क्यों? इसलिए हमारी ग्लोबली में हमें ग्लोबल लेवल में जो है ग्रोथ रेट कम देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है यूक्रेन रशिया वॉर देखने को मिली। फिर उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट रेट भी। कई सारे बैंक्स जो है फॉरेन कंट्रीज के, उन्होंने जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट अपना जो है बढ़ा दिया है, जिसका हमें जो है ग्रोथ रेट पे जो है वो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तभी बोला कि ग्रोथ रेट जो है हमारी जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह बताई गई है कि वो हमारी कम देखने को मिल सकती है 2023 में 1.7% की। तो IMF ने भी बोला कि यही कारण है कि जिसका हमें भी ग्लोबल ग्रोथ रेट जो है कम देखने को मिलेगी। तो IMF ने कितना बताया, 3% का जो हमें ग्रोथ रेट जो है वो देखने को मिल सकती है 2023 में। ये भी इन्होंने जो बोला है बड़ा कम देखने को मिल सकती है। तो बस यही था, बाकी वही नोट्स बाय मी वरुण सर। तो बाकी बस इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा है तो बस वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, तो बाकी यही है। बाकी जो मैंने क्वेश्चंस आपको पूछे, आज का क्वेश्चन मैंने काफ़ी पूछे हैं, उसके कमेंट में मेरे को आंसर दो। बाकी वही कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखते रहो। ठीक है, थैंक यू।